ट्रम्प की मौजूदगी में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम तस्लीम कर रहे हैं कल फलस्तीन को। पहली बार फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ इसराइल को बनाने के लिए, तब भी किसी ने हाथ नहीं रोका। अभी भी सूरत हाल यही है, कोई इकट्ठ, किसी किस्म का इकट्ठ, कोई OIC, चाहे बाहर एक शरपसंदों का, दहशत गर्दों का, भारतीय एजेंटों का ऐसा मरकज था जिसने पाकिस्तान में दहशत गर्दी का बाजार गर्म कर रखा था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुआहदा हो गया है जिसने खित्ते के हालात बदल कर रख दिए हैं। कहा जा रहा है कि मजीद अरब ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब सऊदी अरब की मईशत और पाकिस्तान की अस्करी ताकत एक साथ आती हैं तो दुनिया उन्हें सुपर पावर कहती है। उन्होंने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, सोच ले भारत के बातचीत करना चाहता है या फिर मजीद रुस्वाई। और इसके साथ साथ जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि जंग का वक्त गुजर चुका है, अब कश्मीर समेत तमाम मसाइल जो हैं वो पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। भारत को झगड़ालू पड़ोसी नहीं होना चाहिए बल्कि एक अच्छा हमसाया बनकर सामने आना चाहिए और अच्छे हमसाये की तरह किरदार अदा करना चाहिए। उधर हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने मोदी सरकार को एक और झटका दे दिया है। चाबहार बंदरगाह जो है वहां पर जो रियायत दी गई थी वो वापस ले ली गई है, जिससे भारत की जी अरबों रुपए की सरमायाकारी दांव पर लग गई। भारत का इत्तेहादी इसराइल भी इस वक्त दुनिया में देखा जाए तो अकेला नजर आ रहा है। गजा पर जारहियत के खिलाफ दुनिया खड़ी हो गई है। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया है, जबकि पुर्तगाल भी तैयार है और ब्राज़ील ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। सहाफ़ी और एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया और कुछ आने वाले दिनों में कर लेंगे। कितना इम्पोर्टेंट है ये और इसराइल पर इससे कितना दबाव बढ़ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा ख्याल ये है कि ये तस्लीम करना एक सिफारती कामयाबी है, सिफारती फतह है। लेकिन इससे बकौल ट्रम्प साहब ने भी इसको कहा है कि हमें ही है, बस ये कोई ख़ास बात नहीं है हमारे लिए। और ट्रम्प की मौजूदगी में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि हम तस्लीम कर रहे हैं कल फ़लस्तीन को, तो वो कुछ खफा ही हुए थे। लेकिन असल में सबकी कंडीशन एक और है, और वो कंडीशन है हमास को माइनस करना। हमास को माइनस करके सब तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को, स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को। और ये एक अच्छी बात है, हौसला बढ़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें इसको तो इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी नहीं सुनी जाएगी, जनरल असम्बली में उनको बुलाया नहीं गया, उनको वीज़ा नहीं मिला। और एक जुमला आपने कहा कि इसराइल ये को तनहा हो गया है, मैं नहीं समझता ये बात कि इसराइल ये को तनहा हो गया है। इसराइल बहुत ताकतवर है। इसराइल इतना ताकतवर है कि दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर भी 2-5 लाख के मुजाहरे हुए हैं यूरोप में। हमारे तो खैर नहीं होते, यूरोप में हुए हैं 2 लाख से 5 लाख के। ऑस्ट्रेलिया से लेकर बेल्जियम तक कोई असर नहीं है, कोई मसला नहीं है। तमाम मुल्क मजम्मत कर रहे हैं, सख्त मजम्मत कर रहे हैं बहुत बुरी तरह, लेकिन कोई असर नहीं है। और वो 4,50,000 फ़लस्तीनी गजा से निकाल चुका है। वो जो उसका मंसूबा था कि फ़लस्तीनियों को निकालो यहाँ से, उस पर अमल शुरू हो गया है। उसकी ज़मीनी फ़ौज, जंगी दस्ते, टैंक गजा में दाखिल हो चुके हैं, गजा सिटी में दाखिल हो चुके हैं। रोज़ बमबारी कर रहा है, रोज़ 100-200 मार रहा है। वो तना नहीं है, वो अपनी ज़ात में अंजुमन है, लगा हुआ है वो, और कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं है। साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो तन्हा नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ आप देख रहे हैं कि इकट्ठ तो हो रहा है, जो अरब ममालिक हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। क्या ये चीज़ भी दबाव नहीं डाल सकती? हाँ, फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला अमल तो पहला नहीं है, उससे पहले भी हम देख रहे थे कि बहुत से ममालिक तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो करारदादों, कमेटियों, तस्लीम करने या इजलास बुलाने, इसके आगे कोई हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, मेरा ख्याल है, सॉरी जी मैं डिसपॉइंट आपको नहीं करना चाहता, ना खुद होना चाहता हूँ। मैं भी बहुत पुरुद रहता हूँ आमतौर से, लेकिन मैं तो इसको कब से देख रहा हूँ। अगर मैं हिस्ट्री में चले जाऊँ तो 48 फर्स्ट नकूबा, जब पहली बार फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ इसराइल को बनाने के लिए, तब भी किसी ने हाथ नहीं रोका। मिस्र ने जंग लड़ी, पाकिस्तान ने अपने पायलट भेजे। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान ने अपने पायलट भेजे जिन्होंने
इजरायली एयरफोर्स के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, उनके जहाज गिराए। एक बड़ा कारनामा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मिस्र ने समझौता कर लिया, मिस्र ने तस्लीम कर लिया इजराइल को, और इस्लामी दुनिया ताली बजाती रह गई। तो अभी भी सूरत हाल यही है कि कोई इकट्ठ, किसी किस्म का इकट्ठ, कोई OIC, कोई देखें, अब फ्रांस वाले होस्ट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस और पैलेस्टाइन, वो भी मेरा ख्याल है कि वो असर नहीं डाल पाएगी जब तक जबरदस्ती के तहत, जब तक ताकत के साथ। देखिए, पाकिस्तान ने साबित किया ना कि ताकत ही अमन का एक रास्ता है। आप ताकत इस्तेमाल करें, इंडिया चुपचाप होके बैठ गया है, बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है। तो आप ताकत इस्तेमाल करें। 15 मुल्क हैं इस्लामी मुल्क, वो मिलके चले, कहीं अटैक ना करें। मैं कहता हूँ जी, वो गजा पे ही अपना कंट्रोल हासिल कर लें, उस गजा को नॉर्मल कर लें और कुछ ना करें। बिल्कुल। बातों दावों से आगे चले बढ़ें तो फिर दुनिया भी यकीन करे, इत्तेफाक जो है आप उसका मुजाहरा भी करें सब मिलकर। सर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तारीखी दिफाई मुआहदा है, इसको दोबारा से एक बार डिस्कस करना चाहेंगे। इस पर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कितना तब्दील होगा, क्या सूरत हाल अब आप आगे बनते हुए देख रहे हैं इसके बाद? अब मैं आपको फिर रेफर करूंगा, उसमें मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म भी हूँ। जी, 1974 में लाहौर शहर में, हमारे प्यारे लाहौर में एक बहुत आला कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामी सबरा कॉन्फ्रेंस। जी, ये दूसरी सबरा कॉन्फ्रेंस थी कासाब्लांका के बाद। वहाँ पर बहुत बड़े फैसले हुए थे। तेल बंद करने का फैसला पहले हो चुका था, लेकिन ऊपर अमल दरामद की बात हुई थी। वहाँ फैसले हुए थे इसराइल का पर प्रेशर डालने का। वहाँ फैसला हुआ था बज़ोर क़ुव्वत अल-अक़सा वापस लेने का। हम तो अक़सा को भूल गए ना, पता नहीं कहाँ पड़ गए हम। वहाँ ये सब फैसले हुए थे, उन पर अमल भी शुरू होने वाला था कि शाही मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त पहली सफ़ पे बैठे हुए 5 अफराद शहीद किए गए ताबड़तोड़। भुट्टो को फांसी हुई, शाह फैसल को उनके घर में कत्ल किया गया, बोमीदीन को मारा गया, सादात को मारा गया, कज़ाफ़ी को घसीटा गया सड़कों पर। गिन लीजिए ऑन पॉइंट्स। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप तो बता रहे हैं, और इसकी अभी बहुत छोटी लिमिटेशन हमारे सामने आई है। 74 की जो लाउड थिंकिंग थी भुट्टो साहब की और शाह फैसल की और दीगर की, वो ये थी कि एक जॉइंट फोर्स हो इस्लामी मुल्कों की, जिसके तहत ये सब कुछ हो। भुट्टो साहब एटम बम का तो आइडिया पहले ही आ चुका था, उस पर हमारे यहाँ काम भी हो रहा था। तो और ये भी था कि ये प्रोजेक्ट भी सामने आ जाए। इतना, लेकिन 1960 से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है, 1960, 1980 और उससे बीच पे 1974 और उसके बाद आज हम पहली बार देख रहे हैं वो ख्वाब किसी हद तक पूरा होता हुआ जो हमने हमारे बड़ों ने देखा था। बिल्कुल, किसी हद तक पूरा होता नजर आ रहा है, अभी हुआ नहीं। अच्छा नासिर साहब, जरा इस पर भी लास्टली सर वक्त का मैं आपसे कमेंट चाहेंगे। सर, ये जो अमेरिका बगराम एयर बेस को वापस लेने की बातें कर रहा है चीन पर नजर रखने के लिए, और साथ ही साथ जो चाबहार बंदरगाह है उसका कंट्रोल जो ले लिया गया है वापस भारत से लेने जा रहा है अमेरिका, इसके क्या असरात पड़ेंगे? भारत कितना मुतासर होगा? ओवरऑल खित्ते के लिए ये फैसले किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बगराम का तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुझे पता है। तालिबान से बातचीत चल रही है, ये भी मुझे पता है। मुझे पता है तालिबान का एक हिस्सा तैयार है उनका बगराम देने पर, लेकिन क्या ले पाएंगे मुज़ाकरात से? शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन वो लेंगे। उनका कहना है वो लेंगे। किस रास्ते से लेंगे? वो पाकिस्तान से ओवरफ्लाई करेंगे, पाकिस्तान से लैंड रूट लेंगे, या कतर से आएंगे अपने, और उबैद उनका वहाँ मरकज़ है, साथ छठे बहरी बेड़े का, वहाँ से आएंगे, या उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के रास्ते से आएंगे। ये उनको तय करना है। क्या वो ताकत इस्तेमाल करेंगे? अभी तक उन्होंने नहीं कहा, धमकी जरूर दी है। जहाँ तक ताल्लुक चाबहार का, चाबहार एक शरपसंदों का, दहशतगर्दों का, भारतीय एजेंटों का एक ऐसा मरकज था जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा था। कुलभूषण यादव आपको याद होंगे, मौसूफ अभी तक जेल में है, उन पर मुकदमा नहीं चल पाया है, सजा पर अमल नहीं हो पाया है। उन पर सजा पर अमल करें, खत्म करें केस को यार। कहाँ के आलमी अदालत, कहाँ से बात होती है? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वहाँ भारतीय इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाएगी। अगर भारत ने इन्वेस्टमेंट फ्रीज
नहीं की तो भारत के खिलाफ और सैंक्शंस आएंगे, रास्ते बंद होंगे उनके, सही। बड़ी रास्ते बंद होंगे उनके, एक मसला हो जाएगा। और ये भी उन्होंने रूस और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। एक और जो वीज़ा का मसला है, जी जी अमेरिकी वीज़ा, वो भी पूरा पूरा भारत को ही स्ट्रक कर रहा है। जी 75% वीज़ा, मुस्तकिल क़याम का काम करने का वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, वो इंडियंस को मिलता था। जी जी अब इंडियंस उससे महरूम इस तरह होंगे कि HB1 बहुत महंगा HB1 मिला जी, करेगा, जी। स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो दोनों तरह इंडिया का नुकसान होता है। और इंडियंस अमेरिका में ज़्यादा इस हवाले से आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं, तो उनको जी बहुत खतरात भी होंगे और खदशा ये बताया जाए बहुत ज़्यादा स्टार्ट इस हवाले से आएंगे। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।